आज मैं कहना चाहूं कि एक किसान के बेटा ने कभी सोचा नहीं था दोस्त कि मुजफ्फरपुर शहर में भी जमीन खरीद करके और मकान बना सकता अच्छे ढंग का। ये चीज आरसीएम ने दिया है दोस्त। और मैंने 8.5 एकड़ जमीन भी खरीदा है दोस्त। ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए है दोस्त। मेरा एक सपना था कि आरसीएम में आएंगे तो जितना पिताजी से जमीन दिए हैं उससे दुगुना जमीन कर देंगे। मैं आरसीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो सारी सपना पूरा करता है। और दोस्त आरसीएम मैं इसलिए करता हूं कि मेरे खानदान में जो दिक्कत मैंने महसूस किया है वो दिक्कत मेरे खानदान में आने वाला व्यक्ति नहीं करे, इसलिए मैं आरसीएम करता हूं दोस्तों। और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं आपके जोरदार ताली के साथ अमन कुमार जी को मैं बुलाना चाहता हूं दोस्त, आपके जोरदार ताली के साथ। तो आपके जीवन में समस्याएं ज्यादा आ सकती। तो आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए गुरु की अच्छी बातों को ही लेना है, गुरु की गलत बातों को नहीं लेना। क्योंकि मेरी अपलाइन अक्सर कहा करती है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। सीखना चाहो तो हमारे तो नाली में पड़े हुए शराबी की गुरु है, क्योंकि हमसे सीखते हैं कि ऐसी हालत तभी आती है जब ज्यादा पीते हैं, तो वो हमें ही सिखाता है कि ऐसा पीना नहीं चाहिए। राइट? तो आप हर आदमी से सीखना है, जिंदगी भर सीखना है, लाइफ टाइम तक सीखना है। कभी भी जीवन में नहीं कहना मुझे पता है, मैं तो जानता हूं, मैं तो सीख गया हूं। दुनिया के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, दुनिया के जितने भी पढ़े लिखे लोग, आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया की कोई आईआईटी इंजीनियर बना हुआ है या दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जो डिग्रियां ली हुई है ना, उनमें से एक भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना, किसी भी कंट्री का नहीं बना, उनमें से कोई भी। इसका मतलब यह है कि दिमाग है तो आप टॉप पर जाएंगे, ये गलतफहमी में जरूरी है। मेरी अपनी कहती है टॉप पर जाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी थोड़े दिन बाद ये मान लेता है कि मुझे सब आता है, और इसलिए परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हो गए हैं तो लकवा लग गया है, अगर आप सोचते हैं कि परफेक्ट हो गए हैं तो लकवा लग गया है, तो कभी परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, हमेशा सीखने का क्रम जारी रखिए। मेरे क्लास में टोटल 10 दोस्त थे, सबसे कमजोर विद्यार्थी मैं था उन 10 दोस्तों में। सबसे कम नंबर हमेशा ही मेरे आते थे उन 10 दोस्तों में। 10 में से 9 दोस्त आईआईटी इंजीनियर और डॉक्टर है, यानी 2 ही डिग्रियां 9 दोस्तों के पास है, और मैं बीकॉम से आगे नहीं पढ़ पाया।
पढ़ क्या नहीं पाया, पढ़ना ही नहीं चाहता। लेकिन उन सारे दोस्तों से मेरी इनकम 3 गुना से भी ज्यादा, 10 लाख रुपए यानी 1 करोड़ से ऊपर के पैकेज पे सभी काम करते हैं। लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा इनकम मेरी है और मैं सबसे कम पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि मेरी अपलाइन ने कहा कि भाई तू पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, तू पढ़ते लिखते रहना, कभी जीवन में गलत में भी मत पालना कि तुझे सब कुछ आता है, राइट? तो पढ़ते लिखते रहना है। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो हर बात में क्या बोलता है, आई एम अमेरिका रिटर्न, और मुझे सब पता है, पूरी दुनिया में क्या होता है मैं सब जानता हूं, हर बात में यही बोलता। तो मेरी अपलाइन ने मुझे कान में एक मंत्र बताया और मैंने मंत्र सुनकर उसी आदमी के पास गया जो हमेशा बोलता था पता। मैंने उसे कहा कि भाई साहब आपको प्रणाम, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये भी पता होगा कि जब आपके पिताजी मरे थे तो मेरे से 5 लाख रुपए उधार लेकर मरे थे और उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा चुकाएगा, आपको तो पता ही होगा। पता तो कोई उलझा देगा, है ना? तो आज के बाद किसी को भी नहीं बोलना पता है, वो क्या भाई बताना क्या बताना चाहता है, सुनने के लिए तैयार है। धीरूभाई अंबानी आर्टिटे हैं या पढ़ गए हैं, उनमें से 25% IIT इंजीनियर केवल रिलायंस में काम करते हैं। और मजे की बात है कि धीरूभाई अंबानी जिन्होंने उनको रखा वो 8वीं पास था, वो उनको रखकर उनको सैलरी देकर उन्हीं से कहता था कि अब और कैसे कमाऊं तू बता, क्योंकि तुझे मैंने रख लिया, मुझे ज्ञान होता तो तुझे रखने की जरूरत क्या थी, और वही आदमी उसे कमा कर देता है। धीरूभाई अंबानी हमेशा कहता था कि मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, तुम IIT इंजीनियर हो, तुम मुझे बताओ कि करना क्या है, कैसे करना है। और वो जिंदगी भर करता गया, सीखता 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 गया, नंबर 1 इन इंडिया, 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा। आप सोचते हैं कि सफलता के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं, नौकरी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आज से पॉइंट चेंज कर देना, सफलता के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। सफलता के लिए क्या जरूरी है? हेलो, क्या जरूरी है? पढ़ते लिखते रहना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा होना नौकरी करने के लिए जरूरी है। मेरा भांजा है, यानी मेरा भांजा और मैंने एक ही क्लास में, पुराने समय की बात, उस समय लगातार मशीनें चलती रहती, खूब बच्चे होते, तभी तो हम हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गए जनसंख्या में ना। अभी चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले, दुनिया में किसी चीज में छोड़ते न छोड़े, जनसंख्या में तो हम छोड़ ही देंगे गारंटी के साथ। तो ये उस जमाने की बात है, 6 भाई बहन थे हम। अभी तो 6 भाई बहन सुनते हैं पढ़े लिखे आदमी तो थोड़ी देर तक मुस्कुराते हैं। कितने भाई थे? 6। तो मुस्कुराता, अच्छा 6 भी होते हैं क्या? लेकिन ये 50-60 साल पहले की बात है। 50-60 साल पहले आम बात थी, 5, 6, 7, 8, 9, ये आम बात थी। हमारे पड़ोस में 13 थे, हमारे पड़ोसी थे, उनके 13 बच्चे। मेरे माँ बाप का सपना था कि किसी तरह मैं पढ़ लिख जाऊं। मेरे पिताजी डिफेंस के अंदर थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, 250 रुपए पेंशन आया करती थी, 250 रुपए थोड़ा बड़ा मकान था उसका किराया आता था, टोटल फैमिली की 500 रुपए इनकम थी और 6 भाई बहनों का हमारा परिवार था। तो बड़ी कठिन परिस्थितियों में हमारे माँ बाप ने उन बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट कराया। मैं सलूट करता हूँ अपने माँ बाप को कि ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा काम किया। तो मेरे माँ बाप को मैं सलूट करता हूँ, तो आपके माँ बाप को कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगा। करो एक बार जोरदार सलूट कि आपके माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने उनकी औकात से ज्यादा आपको दिया है। हेलो, जितना उनके पास नहीं था उससे ज्यादा आपको दिया है, जैसी भी परिस्थिति वैसा दिया है। तो आपके माँ बाप से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है, संभव, क्योंकि वहां निस्वार्थ की रिलेशनशिप होती है। यहाँ पर अपलाइन डाउनलाइन की रिलेशन हो सकती, थोड़ा स्वार्थ हो कि डाउनलाइन करोड़पति बने तो अपलाइन अरबपति बने, लेकिन वहां पर निस्वार्थ होती है। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से ऊपर जाए। हेलो, हर भाई ऐसा नहीं चाहता। पैसा तो मैं 6ठी क्लास में ही कमाना चालू कर दूं। पैसों के प्रति 6ठी क्लास में जब बच्चे गिल्ली डंडा से बाहर नहीं निकलते, तब मैं पैसों के बारे में क्यों सोचता था? क्योंकि मेरे घर में जब भी कोई तनाव आता था, टेंशन आती थी, तो उसकी वजह पैसा होती।
तो बचपन से ही सोचता था कि पैसा कमाना है और खूब सारा पैसा कमाना, ढेर सारा पैसा कमाना। 5वीं क्लास में मैंने पैसे तो ध्यान, हेलो रिपीट पॉइंट, क्या टारगेट हो, गोल हो तो ध्यान भटकता है। अगर टारगेट नहीं है जी, टारगेट नहीं, 5वीं क्लास में टारगेट बना लिया क्या हमें बिजनेस करना है, 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर लिया, पतंग की दुकान लगानी थी, लेकिन 1 रुपया 60 पैसा पूंजी। पहला क्यों चाहिए, रिपीट द पॉइंट, क्या बोलेगा, पहला क्या क्यों चाहिए, क्या करेगा, कैसे करेगा, दूसरा पॉइंट क्या करेगा, कैसे करेगा, तीसरा पॉइंट कब चुका देगा, चौथा पॉइंट मेरा क्या फायदा, यानी कितना ब्याज मिलेगा। बैंक भी यही पूछता है, आम इंसान भी यही पूछता है जब भी किसी से उधार लेने जाओ, दे दे। तो मेरे भाई ने कहा क्यों, मैंने कहा दुकान लगानी है। मेरा भाई हंसा, मैं 8वीं में पढ़ता हूं, अभी तक दुकान भी नहीं सोचा, तू 6वीं में कैसे दुकान लगाएगा। तो मैंने उन्हें प्रोजेक्ट भी बताया कि भाई मैं 5वीं क्लास से ही प्लानिंग कर रहा हूं और मैं पता लगा के आया हूं कि होलसेल की दुकान कहां है। जानकारी के अनुसार 200 बच्चे पतंग उड़ाते हैं और 200 बच्चे में से 150 बच्चे भी पतंग मेरे यहां से लेंगे तो इतना मेरा प्रॉफिट होने ही वाला है। और इतना प्रॉफिट हो गया ना तो भाई तुम मुझे 1 रुपया 60 पैसे दोगे, मैं 3 महीने में तुम्हें 1 रुपया 90 पैसा दूंगा। सारी बातें एक ही लाइन में क्लियर। मेरे भाई ने मुझे 1 रुपया 60 पैसा दे दिया, 3 रुपए 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगा ली। और वीरेंद्र जी आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया। कितने महीने में? ऐसा कोई बिजनेस आज आपके पास है जिसमें 3 महीने में पैसा डबल कर सकते हो? 3 साल में भी डबल करने की गारंटी है आप में से किसी के पास? ये कारनामा हमने कौन सी क्लास में किया? 6ठी क्लास। 5वीं से तैयारी की। वहां से मेरे बिजनेस करने का क्रम चालू हुआ जो फिर कभी रुका ही। आम बच्चों की तरह मैं सोचता ही नहीं था। आम बच्चे को जाने नहीं देना चाहते थे। 9वीं क्लास में मेरे टीचर और मेरी इनकम बराबर होती थी। मेरा टीचर फुल टाइम टीचर था और मैं पार्ट टाइम काम करके भी अपने टीचर से ज्यादा कमा लेता। 10वीं में आते आते हमने थोड़े बड़े काम करना चालू कर दिया। हमें कोई समझाने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था, पूरे खानदान में कोई बिजनेसमैन पैदा ही नहीं हुआ था। 10वीं में हमने एलपीजी सिलेंडर को ब्लैक करना चालू कर दिया। कोई गाइड करने वाला नहीं थे कि कर लेते। अभी जाकर प्लान समझाते होंगे, हम ये प्लान 10वीं 11वीं में लोगों को समझाते थे। जो भी बड़ी फैमिली होती और जो भी छोटी फैमिली होती उसका सर्वे करके छोटी फैमिली को जाकर प्लान समझाते थे। प्लान ये था कि भाई साहब तुम्हें 1 महीने के 2 सिलेंडर सरकार देती है, यूज तुम एक ही करते हो तो सरकार से दोनों ले लो, एक मुझे दे दो, तो जो भी रेट तुम्हें मिली है उससे 100 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। 100 रुपया एक्स्ट्रा में सिलेंडर ले लेकर 150 रुपये एक्स्ट्रा में हम दे दिया करते थे। और 10वीं क्लास में हम भीलवाड़ा के जाने माने ब्लैकमेलर बन गए। भीलवाड़ा में सभी लोग हमें जानते थे कि सिलेंडर चाहिए तो मुकेश कोठारी के पास मिलता है। 11वीं 12वीं क्लास में आते आते हमारा सीना 3 इंच बाहर निकल गया। लोग कहते हैं कि जिम में जाने से सीना बाहर था, उसके ऑफिस में घुस गए। जिस समय हम घुसे थे ना उस समय पेट्रोल पंप के मालिक, एलपीजी सिलेंडर के डीलर बहुत बड़े इंसान हुआ करते थे। अभी तो पेट्रोल पंप किसी को भी मिल जाता है, उस जमाने में नहीं मिलता था। हम उसके ऑफिस में घुस गए और उनको बोला नमस्कार। उन्होंने कहा नमस्कार। उन्होंने सोचा कोई कस्टमर आया दिखता। मैंने कहा नमस्कार, उन्होंने कहा नमस्कार। तो मैंने कहा सर एक बात बोलना चाहता हूँ। उनका बोलिए। मेरे को पता चल गया है कि सर आप और आपके लोग मिली भगत से गैस के सिलेंडर ब्लैक करते हैं। जो ही मैंने ये कहा तो नीचे देखते देखते कम मुझे फोड़ के देखो, तू कौन है? मेरा प्रश्न उसने बोला तू कौन है? इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंक्वायरी कर रहा है? तो मैंने उनसे कहा कि सरकार ना मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना इंक्वायरी कर रहा हूँ। आप मेरे आइडियल हैं, आप मेरे आदर्श हैं। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ और आपके जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन जब ब्लैक करने की वजह से आपका नाम खराब होता है तो मेरे से रहा नहीं जाता। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं कि आज के बाद आप एक भी सिलेंडर ब्लैक ना करें, जो भी करना है मेरे थ्रू करें। मैनेजर को 2 गालियां बकी, उल्लू के पट्टे गधे
गधे के बच्चे एक एक आदमी को सिलेंडर ब्लैक करता है, नाम मेरा बदनाम होता है, मैं मेडल बना दूं। अब पूरे भीलवाड़ा के सिलेंडर का ब्लैक करने का जिम्मा हमारे ऊपर आ गया। आपको आश्चर्य होगा कि उस जमाने में हम 2-2.5 हजार रुपए कमा लेते। हमारे प्रिंसिपल के पास लूना थी, हमारे पास टीवीएस चेव मोपेड थी, और दोनों ही स्कूल के अंदर एक साथ। लोग पढ़ते ही क्यों है मुझे समझ में ही नहीं आता। मैं देखता था यार ये क्यों पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये पढ़ाई मैंने सिर्फ इसलिए की कि मेरे पिताजी डिफेंस के आदमी थे, डिसिप्लिन वाले आदमी थे, खतरनाक और खड़ूस किस्म के आदमी थे, और उन्होंने मुझे क्लियर कट बोल दिया घर में रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, फेल होगा तो बार बार पढ़ाऊंगा, 10 साल भी एक क्लास में फेल हो जाएगा तो 10 साल तक पढ़ाऊंगा, इसलिए जरूरी है या तो तू पास हो जा या जिंदगी भर पढ़ता रहे। तो पास होना मेरे लिए मजबूरी था, और मैं हर साल पास हो जाता था, पढ़ाई की वजह से नहीं। 5 दिन पहले मैं अपनी किताबों को खोलता था, पढ़ने के लिए नहीं, चिट बनाने के लिए। आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ता, इतना नहीं इंटेलिजेंट थे। कौन सी चिट बनानी है, किसको कहां पर रखनी है, इसके लिए हम 5 दिन पूरी प्लानिंग करते थे। और आपको आश्चर्य होगा, हमारे दिमाग में फिट है कि कोई आदमी आगे जा चुका है तो हम अपना अनुभव क्यों लगाएं। एक आदमी अगर दिल्ली पहले ही जा चुका है तो हम जाकर क्यों सिर फोड़े। हमें अगर दिल्ली जाना है तो हम उसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब दिल्ली जाने में क्या क्या ध्यान रखना होता है। वो मुझे बता देता है कि खाना कहाँ पर अच्छा मिलता है, कहाँ पर गाड़ी धीरे चलानी है, कहाँ पर गाड़ी फास्ट चलानी है, और उसे गुरु बनाकर सीख जाते हैं, खुद का अनुभव लेने की कोशिश नहीं करते। वैसे दुनिया के 90% लोग पहिए का आविष्कार वापस करना चाहते हैं। अरे पहिए का आविष्कार हो चुका है, तुम उससे आगे का आविष्कार करो, लेकिन तुम उसी आविष्कार में उलझे रहते हो। अनुभव से सीखना दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञान है। अनुभव से सीखना दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञान है। आपको आज आपका समय मैं खा जाऊंगा, कोई बात। मदन जी बहुत प्यारे आदमी, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, बिजनेस की बात आती तो ये मेरे से पूछ लेते हैं, इसलिए दोनों आगे जा रहे हैं। अब देखिए बात क्या हुआ, मेरी 4 अप्लाई, पहली है केसी छावड़ा जी, दूसरी है बीसी छावड़ा जी, तीसरी है भेवदान कर्मा जी, चौथी है प्रहलाद राय। ये 4 मेरी मुख्यतः हिंदुस्तान की अप्लाई। केसी छावड़ा जी आंकड़े बताने के माहिर खिलाड़ी हैं, तो बोलने का क्रम हमने वहां से सीख लिया। भेरुदान जी सौम्यता कैसे की जाती है लोगों के साथ, वो सिखाने वाले हैं, और प्रहलाद राय जी कैलकुलेशन के माहिर खिलाड़ी हैं। हमने चारों से अलग अलग चीजें पूछी और चारों से आगे निकल गए। जैसे कहते हैं कॉपी करने तो नहीं पड़ती अपलाइनों के साथ, ट्यूनिंग से ही सारा काम हो जाएगा। मैनेजर बनने के बाद कंपनी का सीईओ बनूंगा, सीईओ बनने के बाद मैं एक छोटी सी कंपनी खोलूंगा, फिर जिस कंपनी में काम करता हूँ उसी को खरीद, तो 2-2.5 हजार रुपए पहले कमा लेता था, वो भी पार्ट टाइम। और ये मुझे कह रहा कि तू बहुत अच्छा आदमी, इसलिए तुझे 750 देंगे। तो मैं मन मुस्कुराया और गाना गाया, तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम। तेरी दुनिया में ना रखेंगे कदम। आज के बाद कसम खाली कि इस कंपनी में दोबारा कभी आएंगे ही नहीं। लेकिन रास्ते भर हम ये सोचते हुए आ रहे थे कि पिताजी को क्या समझाएंगे। पिताजी को ये कहना कि मैं नौकरी नहीं करूंगा तो पिताजी शायद मुझे घर में भी नहीं रहे। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया, माँ को समझाऊंगा। माँ इमोशन की मूर्त होती है, बच्चों की इमोशन माँ से ज्यादा कोई समझ नहीं सकती, और माँ के आगे पिताजी की वैसे भी चलती ही नहीं। मैंने दिमाग लगाया और थोड़ी अपनी शक्ल बिगाड़ी, बाल थोड़े बिखेरे, पानी हाथ में लेकर आंखों पे लगाया ताकि ऐसा लगे कि आंसू आ रहे हैं, और रोता हुआ चेहरा बनाया, पूरी एक्टिंग जैसे बच्चे आप लोग एक्टिंग करते होंगे जब माँ के जाने। तो मैंने पूरी एक्टिंग करते हुए माँ के पास सामने जाकर बोला, माँ बहुत परेशान हूँ। माँ ने कहा क्या परेशानी है? वो मेरा बॉस है ना, मुझे 750 रुपए का समझता है। माँ क्या मैं 750 रुपए का लगता हूँ तुझे? तो मेरे माँ ने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा, करोड़ों का है। मेरी माँ ऐसी है कि तुम्हारी भी ऐसी है, तो बजाओ ताली अपनी माँ के लिए। माँ सपने में मत सोचना, छोड़ने। फेसबुक देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म देखते हैं, फ्री होते हैं तो आम इंसान यही करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते।
हम फ्री होकर बॉस की ही केबिन में जाते हैं, मेरी ही केबिन में बैठ और मेरे काम में हाथ बटा, मैं जिस फाइल को जहां पर कहूं जमा दे, जिस पेपर को कहूं उस फाइल में लगा दे। मेरा बॉस सोचता था, बेचारा मेरा बॉस सोचता था कि मैं इसलिए आया कि मैं फ्री हो गया, मैं इसलिए थोड़ी गया था, मैं तो ये पता करने गया था कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस बन गया। मैं ये पता करने गया। बॉस कुछ भी करता था तो मैं बहुत ध्यान से देखता था, इधर फाइल जमा कर रहा, कौन से रिजल्ट आने पर कौन से रजिस्टर में लिख रहा, ये सारी बातें 10 दिन तक मैं लगातार चेक करता और 10 दिन बाद बॉस को ही प्लान बता देता। बॉस को कहता, बॉस आप इतने बड़े आदमी हैं, एमपीए हैं, उस जमाने के मेरिट लिस्ट वाले आदमी हैं, मैं तो आपको एंट्री कराता था, बॉस को कंफर्म हो जाता था कि मुझे काम आता है। अब बॉस बड़ा खुश होता, बॉस कहता कि उसके काम करने वाला मिल गया। अब बॉस इधर उधर घूमने चला जाता और मैं बॉस का काम करने लग जाता। दुनिया में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। बी रेस्पॉन्सिबल। आज अमन जी, कोई भी गुरु, कोई भी महागुरु, कोई भी एमएलए आपकी हेल्प कब तक करेगा? जब तक कि आप उसके नीचे। जैसे एग्जाम्पल, आप एमएलए के चेले हैं, आपको राजनीति करनी है, मदन मोहन जी राजनीति में जो गर्दन हिला रहे हैं, तो आप एमएलए के चेले हैं, तो आप वार्ड पंच का चुनाव लड़ेंगे तो एमएलए आपकी हेल्प करेगा, यस और नो? अगर आप कहीं के प्रधान मत रहेंगे, प्रधान बनेंगे तो करेगा, क्योंकि आप उनके चेले हैं। लेकिन कभी एमएलए को जाकर बोलना कि सर मैं आपकी जगह एमएलए बनना चाहता हूं, एक टिक मार, आपको उतना ही सिखा पाएगी जितनी उसकी पिन है। आपकी अपलाइन आपको उतना ही सिखा पाएगी जितनी उसकी पिन है। यानी और हीरो हीरोइन जो करोड़ों रुपया है लेते हैं, यह बात बोलने के लिए सामान यूज करिए। दोस्त 50% पैसा के मार्जिन को समझ जाइएगा। मतलब 50 पे यहाँ बन गया, लेकिन 50% पैसा ये जो यहाँ पर बढ़ता है इन लोगों के बीच में, यह लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि दोस्त अरबों में इसका खर्च होता है। जिसको एक सर्वे के हिसाब से बतावे तो लगभग 65 लाख करोड़ का ये बीच का खर्चा है। और देख कौन रहा है? अंतिम परिवार छोड़ के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काम करते करते बूढ़ा हो जाता है, लेकिन अगर उनके अकाउंट में खोलिएगा तो बेटी के ब्याह के सब ठीक से समझिएगा। और आज से 22 वर्ष पहले इसी व्यवस्था को ठीक से समझने के लिए एक हिंदुस्तान में एक शख्सियत का जन्म होता है, नाम है मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा। 500 वर्षों से केवल और केवल इस बाजार ने कस्टमर से पैसा कमाया, अपनी जिंदगियां बदली, लेकिन अब बाजार से कैसे कस्टमर पैसा